Good morning. Today's topic is inventory cost. Cost associated with inventory is called inventory cost. ठीक है, मेन क्या होता है, जो इन्वेंट्री कॉस्ट हमारी होती है वो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है या जो फर्म होती है उसके डिसीजन के कारण जो इफेक्ट होती है। मींस हमको जब इन्वेंट्री को मैनेज करना होता है, मेंटेन करना होता है, तो जो कॉस्ट हमें ध्यान में रखनी होती हैं, जो पूरा रोल प्ले करती हैं, उनको हम इन्वेंट्री कॉस्ट से समझते हैं। बेसिकली 4 तरह की कॉस्ट होती हैं: परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड शॉर्टेज कॉस्ट। अब बात करते हैं हम लोग परचेज कॉस्ट क्या होता है। सिंपल सा परचेज कॉस्ट समझने का मतलब है कि आप अगर कभी भी कोई मटेरियल या कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं तो उससे रिलेटेड जो कॉस्ट पे करते हैं। मींस अगर आप सिंगल एक पेन खरीद रहे हैं तो इस पेन की कॉस्ट कितनी है, मान लीजिए 10 रुपीज है, तो अगर इस पेन को खरीदने में आप 10 रुपीज पे कर रहे हैं तो टोटल आपका कितना हुआ, 10 रुपीज। तो 10 रुपीज आपकी परचेज कॉस्ट हुई। बट जब यहां पे 1 यूनिट है, अब बात करते हैं अगर आपको 100 यूनिट परचेज करनी है, अभी आपकी डिमांड थी ओनली 1 यूनिट, ठीक। अब अगर आपकी डिमांड बढ़ के 100 हो रही है तो 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी थी, 10 रुपीज। अब बात है 100 यूनिट की, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई आपकी, D इंटू सी, जो कि हो गई 100 इंटू 10 मीन्स 1000। ये आपकी हो गई परचेज कॉस्ट, ठीक है। आप 1 यूनिट लें या 100 या 1000, डिपेंड नहीं करता, डिपेंड ये करता है कि आपकी डिमांड कितनी है और 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है। तो 1 यूनिट की कॉस्ट इनटू टोटल डिमांड आपकी आ जाएगी टोटल परचेज कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसके बाद आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब हम ऑर्डरिंग कॉस्ट को कैसे समझें। देखिए, आप मार्केट में जाते हैं, आप कोई प्रोडक्ट पसंद करते हैं, आप उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, तो कॉस्ट उस प्रोडक्ट का, जैसे मीन्स ये पेन है, इस पेन को खरीदने में जो कॉस्ट आप दे रहे हैं वो तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन आप जा रहे हैं, आप आ रहे हैं, आपका टाइम खर्च हो रहा है, आपका कन्वेंस खर्च हुआ, ट्रांसपोर्टेशन में जो कॉस्ट लगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब हम एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, आप वहां तक ट्रांसपोर्ट कर जा रहे हैं, साथ ही साथ जो एम्प्लॉय आपका जाता है उस प्रोडक्ट को परचेज करने वेंडर के पास, उसकी सैलरी, ठीक है। इंस्पेक्शन के लिए, क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए भी एक इंजीनियर जाता है, जो क्वालिटी जो आप मटेरियल परचेज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को जज करने की जाता है, उसका सैलरी। तो ये सारी चीजें, फाइल चार्जेस, मींस वेंडर से एक प्रोडक्ट को परचेज करके अपने इन्वेंट्री सिस्टम में उसको लाना, इस बीच में जितनी भी कॉस्ट लगेंगी वो आपकी परचेज कॉस्ट हो जाएगी। समझ रहे हैं, मींस कि जितना आप मार्केट में गए, वेंडर के पास आपने प्रोडक्ट लिया और उसको फाइनल जितने में आप अपने इन्वेंट्री में आके स्टोर किया, उस बीच में जितनी लगने वाली कॉस्ट है वो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी। मींस ट्रांसपोर्टेशन, क्वालिटी इंस्पेक्शन, एम्प्लॉय की सैलरी, फाइल चार्जेस, जितनी भी सारी चीजें हैं ये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी। और ये ऑर्डरिंग कॉस्ट डिपेंड करती है हर एक ऑर्डर पे। तो जितनी बार आप ऑर्डर प्लेस करेंगे आपको उतनी बार वो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपकी पूरे साल की डिमांड D है, पूरे ईयर की डिमांड जो है वो D है, D को हम कंसीडर कर लेते हैं 1000 यूनिट, ठीक। इस D में 1000 यूनिट आपको पूरे साल परचेज करनी है, बट आप क्या कर रहे हैं, आप 100 यूनिट के ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। मींस आप एक बार में कितने लाएंगे, 100, उसके बाद जैसे वो 100 खत्म होंगे आप दूसरी बार जाएंगे फिर 100 परचेज करेंगे, ऐसे करके आप ऑर्डर प्लेस करें। मतलब एक बार में आप कितना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ओनली 100 यूनिट्स का, ठीक। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाती है, तो एक ऑर्डर की कॉस्ट जो है, एक बार आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो उसमें जो कॉस्ट लग रही है वो है CO, मींस मान लीजिए 10 रुपीज ले लेते हैं हम, एक बार ऑर्डर करने की कॉस्ट आपकी 10 रुपीज पड़ रही है, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी, आपकी डिमांड अपॉन
कितना एक बार में परचेज कर रहे हैं, इससे क्या निकलेगा, इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ आपके ऑर्डर आएंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए, सॉरी नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए, मतलब कितने ऑर्डर आपने प्लेस किए, 1000 साल भर में मंगाना था, एक बार में सिर्फ 100 यूनिट मंगा सकते हैं, तो साल भर में कितने यूनिट्स आपने कितनी बार ऑर्डर प्लेस किया, कितनी बार आपको मंगाना पड़ेगा, आपको 10 टाइम्स मंगाना पड़ेगा। तो 10 टाइम्स आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी। तो ये जो होगा ये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैरिंग कॉस्ट, इसको हम होल्डिंग कॉस्ट भी कहते हैं। मींस आपका जो इन्वेंट्री है, जो मटेरियल या जो आपने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट लगा के जो आपने ऑर्डर प्लेस किया, वो ऑर्डर अब आपकी इंडस्ट्री में आ चुका है। इंडस्ट्री में आने के बाद उसको आप अपने गोडाउन में या कहीं पर भी स्टोर करके रखें, होल्ड करते हैं। इन्वेंट्री का मेन पर्पज है उसको होल्ड कर रहे हैं फॉर प्रॉपर एक सही समय पे उनको यूज करने के लिए, तब तक के लिए आपको होल्ड करना है। अब किसी भी चीज को, किसी भी इन्वेंट्री को होल्ड करने के लिए भी आपको कुछ कॉस्ट तो देनी ही पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपका जो रेंट है, अगर आप गोडाउन में उसको डंप कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो वहां पे रखने के लिए आपको गोडाउन का आपको रेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देने पड़ेंगे, साथ ही साथ कोई पर्सनल वहां पे आपको रखना पड़ेगा, कोई एम्प्लॉय वहां पे रहेगा जो उसकी देखरेख कर सके, सिक्योरिटी कर सके, साथ ही साथ उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर सके। तो ये सारी जितनी कॉस्ट होती हैं ये होल्डिंग कॉस्ट होती है, क्योंकि आप जब मटेरियल को होल्ड करेंगे तो उसमें और भी जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि वो मटेरियल जब ज़रूरत पड़ेगा तब एकदम सही कंडीशन में होना चाहिए। इसके लिए कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपर अच्छे एटमॉस्फेयर में रखना होता है, ठंडे में रखना होता है, तो उसके लिए आपको एसी, सेंट्रल एसी और इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज और बढ़ जाएगा। ठीक है, कॉस्टली आइटम है तो उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा, उसकी चार्जेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए वहाँ पे एक एम्प्लॉय बैठाना पड़ेगा जो फाइल मेंटेन करके रखे कि हमारा रिकॉर्ड इस समय कितना है और कितना मंगाना है, कितना खर्च हो गया। तो ये सारी चीज़ें होल्डिंग कॉस्ट में आती हैं। ठीक, अब होल्डिंग कॉस्ट हम निकालते कैसे हैं, क्योंकि आपने एक बार मटेरियल मंगा लिया, अपनी इन्वेंट्री में रखा, अब कितना इन्वेंट्री आप होल्ड करेंगे इसका कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला है ही नहीं। मींस अगर आप पूरे ईयर की बात कर रहे हैं, पूरे साल की हम बात करें, तो पूरे साल में आप एक बार में क्यू ऑर्डर लेके आ गए, ऑर्डर तो हम प्लेस कर रहे थे क्यू, स्मॉल क्यू, ये क्यू ऑर्डर आप लेके आ गए। क्यू ऑर्डर में मान लो 100 यूनिट्स हैं, ठीक, कंसीडर कर लो कि मान लीजिए जो एक बार आपने ऑर्डर प्लेस किया उसमें 100 यूनिट्स हैं। अब इन 100 यूनिट्स को आपको होल्ड करना है, लेकिन आपको कैसे पता कि हर बार 100 ही यूनिट्स होल्ड करने, हो सकता है आपने जो मटेरियल परचेज करके लाए वो आपने अपने इन्वेंट्री गोडाउन में रखा, बट तुरंत ही उसका कंजम्पशन स्टार्ट हो गया, मान लीजिए 90 बचा, 80, 70, कितना भी बच सका, को 100 भी बचे और को एक बार में सब खर्च भी हो जाए। तो आप ये चीजें गेस नहीं कर सकते कि आपके पास कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल है जिसको आपको होल्ड करना है। तो इस उसमें हम मान के चलते हैं हम हमेशा अपनी एवरेज इन्वेंट्री को होल्ड करेंगे। हमें होल्डिंग कॉस्ट जो देनी होगी, कैरिंग कॉस्ट जो देनी होगी, वो हमेशा एवरेज इन्वेंट्री को देनी होगी। एवरेज कैसे निकलता है, आपकी इन्वेंट्री मिनिमम प्लस मैक्सिमम, इन्वेंट्री जो होगा क्यू मिन प्लस क्यू मैक्स बाई 2, ये आपकी हो जाएगी एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, अब क्यू मिन क्या हो सकता है, ऑर्डर सबसे छोटा कितना हो सकता है, सीधी सी बात 0, और मैक्सिमम ऑर्डर कितना प्लेस कर सकते हैं, जो आपकी ये 100 यूनिट से, मतलब मैक्सिमम आपका क्यू हो जाएगा। ठीक, तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी, 0 प्लस क्यू बाई 2 मीन्स क्यू बाई 2, ये आपकी एवरेज इन्वेंट्री हो गई। इसको आपको होल्ड करना है, कैरी करना है, और इस इन्वेंट्री क्वांटिटी को आपको होल्ड करने के लिए जो कॉस्ट देनी पड़ेगी वो 1 यूनिट की होती है। जो कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन होती है वो 1 यूनिट की कॉस्ट होती है कि एक प्रोडक्ट को या 1 यूनिट को कैरी करने के लिए आपको पर ईयर या पर मंथ इतने रुपए देने पड़ते हैं। मींस CH, कैरिंग कॉस्ट को CC या CH, चलिए हम CC से डिनोट कर रहे हैं, ये हो गई आपकी कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट इज CC। 1 यूनिट को कैरी करने के लिए CC देनी पड़ती है। ठीक है, तो Q/2 को होल्ड करने के लिए
कितनी देनी पड़ेगी, ये हो गई आपकी कैरिंग कॉस्ट। ठीक, ये हो गई आपकी कैरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट आता है शॉर्टेज कॉस्ट। अब देखिए शॉर्टेज कॉस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए आप हमेशा कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आपके पास इन्वेंट्री है ही नहीं, आपके पास इन्वेंट्री नहीं है, आप शॉर्ट आउट हो गए, आपके पास इन्वेंट्री खत्म हो गई, बट डिमांड आ गई। अब डिमांड आने की वजह से क्या हुआ, आप पर्टिकुलर उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास इन्वेंट्री है ही नहीं। तो ये कॉस्ट कैसी कॉस्ट हुई, ये कॉस्ट हुई जो एक पोटेंशियल प्रॉफिट हम ले सकते थे क्योंकि हमारे पास डिमांड आई, बट हम उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते ड्यू टू द लैक ऑफ इन्वेंट्री। तो उसकी वजह से हमको क्या नुकसान हुआ, हमें एक प्रॉफिट नहीं मिल पाया। मींस मान लीजिए ये पेन है, इस पेन की कॉस्ट है 10 रुपीज, इसमें हमको हमेशा प्रॉफिट मिलता है 1 रुपीज का। ठीक, ये पेन है 10 रुपए का, हम इसको बेचते हैं मार्केट में और हमारे पास जब हम इसको बेचते हैं सेल करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है 1 रुपीज का। ठीक, बट हमारे पास अब इसकी कमी हो गई, बट एक कस्टमर हमारे पास आया, उसने कहा कि हमको इस पेन की जरूरत है, डिमांड आई, बट हम अवेलेबल नहीं है उसको फुलफिल करने के लिए। तो क्या दिक्कत हुई, वो जो 1 रुपए का फायदा हमें मिल रहा था हम उसको खो गए, वो हमारा पोटेंशियल प्रॉफिट लॉस में चला गया। तो ये जो लॉस होता है इसी को शॉर्टेज कॉस्ट कहते हैं। बेसिकली आप ये समझिए ये जो लॉस होता है ये सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है क्योंकि इसमें हमेशा पैसे ही नहीं आते, इसमें हमेशा आपकी रेपुटेशन भी आती है कि आपकी मार्केट में, अब आप आज के टाइम में एक कस्टमर आपके पास से खाली हाथ चला गया तो वो इसलिए बैठेगा नहीं कि चलिए उनके पास ये प्रोडक्ट नहीं था, हम उनका वेट करते हैं जब तक वो उसको फुलफिल नहीं कर देते। नहीं, कस्टमर आज के टाइम में वेट नहीं करता। आप ही सोचिए अगर आप कहीं पे प्रोडक्ट लेने जाएं और आपको वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप वेट नहीं करते, आप दूसरी शॉप पे जाते हैं, तीसरी शॉप पे जाते हैं और उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। साथ ही साथ आज के टाइम में जितना कंपटीशन बढ़ चुका है, ये मान के चलिए कि एक कंपनी या एक शॉप वाला भी एक बार उसके पास जैसे ही कोई कस्टमर आता है वो उस कस्टमर पे पूरा एक तरीके से उस कस्टमर को अपना लेता है, वापस जाने नहीं देता। मींस अब वो हमेशा से उसका कस्टमर हो गया, जो भी प्रोडक्ट लेगा वो उस जगह से लेगा। बिजनेस को आगे बढ़ाने का ये सबसे इजी फॉर्मूला है कि आपके पास कोई भी कस्टमर आए, आपका टारगेट होना चाहिए कि आपकी सर्विसेज ऐसी हो कि वो कभी वापस ना जा पाए, हमेशा आप ही से वो प्रोडक्ट को परचेज करे। तो इस तरीके से आपके पास अगर प्रोडक्ट ही नहीं है उसको सेल करने के लिए तो एक तरीके से आपने उस कस्टमर को खो दिया, साथ ही साथ आपका नाम खराब हुआ। तो ये तो एक छोटे लेवल पे बात हो गई। अब हम बड़े लेवल पे आते हैं। बड़े लेवल पे आप शोरूम है आपका, कोई अच्छे प्रोडक्ट, आप एसी बेचते हैं, टीवी बेचते हैं, ये सब है, आपके पास कस्टमर आया, आपके पास प्रॉपर इन्वेंट्री स्टॉक में थी ही नहीं, कस्टमर चला गया, आपका नुकसान हो गया। तो ये आपकी शॉर्टेज कॉस्ट में कंसीडर होता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ चीजें नई हैं, जैसे कि आपको पता है कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसके लिए कस्टमर को वेट करना होता है, कस्टमर वेट करने के लिए तैयार है, आपको पता है जो कस्टमर आया ये वेट करेगा, हम ही से लेगा। तो आप ऐसे प्रोडक्ट जिसमें आप कंफर्म हैं कि ये प्रोडक्ट हम ही से लेगा, ये कस्टमर हम ही से प्रोडक्ट लेगा और ये कहीं और नहीं जाएगा और ये इस प्रोडक्ट के लिए वेट करने के लिए तैयार है, उस सिचुएशन में आप कभी भी इन्वेंट्री को स्टोर मत कीजिए। जैसे ही आपके पास डिमांड आए आप आगे से उसको ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, प्रोडक्ट आएगा, आप सीधे सीधे उसको डिलीवर कर देंगे। इस चीज में आप हमेशा अपनी कैरिंग कॉस्ट को बचा लेते हैं। ठीक है, तो डिपेंड ये करता है कि आपको ये शॉर्टेज कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के बीच कंपेयर करना होता है कि आपकी ज्यादा क्या है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी कैरिंग कॉस्ट बहुत हाई होती है। अगर आपकी कैरिंग कॉस्ट बहुत हाई है तो आप क्या सोचेंगे, आप होल्ड करने की उसको कभी नहीं सोचेंगे। आप ये सोचेंगे जैसे ही उसका ऑर्डर आएगा, आप उसको जैसे ही उसकी डिमांड आएगी आप तुरंत ऑर्डर प्लेस करेंगे और उसको फुलफिल कर देंगे। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट होते हैं, जैसे बहुत लग्जरी कार। अब लग्जरी कार आप अपने शोरूम में रखेंगे तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा उसके मेंटेनेंस पे, उसकी देख रेख पे। ठीक है, तो इससे अच्छा आप लोग क्या करते हैं, जब भी लग्जरी कार्स की बात आती है तो आप उसको स्टोर करके नहीं रखते हैं। आप जैसे डिमांड आती है आप उनको एक डेट दे देते हैं कि हम आपको इस डेट तक ये प्रोडक्ट अवेलेबल करा देंगे और वो कस्टमर उस डेट पे आके प्रोडक्ट को ले जाता है और आप बाईपास कर देते हैं सिंगल कैरिंग कॉस्ट को। आप इस कैरिंग कॉस्ट को पे ही नहीं करते, आप सीधे ऑर्डरिंग कॉस्ट पे करते हैं और उस प्रोडक्ट को दे देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको शॉर्टेज कॉस्ट की
नुकसान नहीं होने वाला, आपको शॉर्टेज कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ेगी, मींस वो कस्टमर रुकेगा, वो कस्टमर आप ही से प्रोडक्ट लेगा। सिर्फ उस सिचुएशन में आप कैरिंग कॉस्ट को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है।